नमस्कार साथियों। विद्या मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको सीटेट की हर रेगुलर अपडेट के बारे में अपडेट दे रहे हैं। आज थोड़ा देरी हुई, सेंटर पे जाके हमने विद्यार्थियों से जो सवाल पूछे उसको टाइप करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जो सवाल आज पूछे गए विद्यार्थियों से सीटेट की परीक्षा में, वो पिछले शिफ्टों में आए हुए सवाल से मिलते जुलते थे। पेपर ना तो बहुत आसान था ना बहुत टफ था, मॉडरेट पेपर था। पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट था। तो जैसे जैसे विद्यार्थियों ने क्वेश्चन हमें बताए, वैसे वैसे हमने आपको यहाँ पे अपडेट दिया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको पता नहीं चलेगा, उसके एग्जैक्ट ऑप्शंस भी पता नहीं चलेंगे, क्योंकि हम विद्यार्थियों से बात करते हैं तो जल्दी जल्दी में वो हमें क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। जो भी कुछ बताते हैं हम वो नोट करते हैं। नोट करने के बाद हम आपको हूबहू बताने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। और सीबीएसई चूंकि हर पेपर का लेवल सेम रखना है उनको, इस वजह से वो क्या करते हैं कि उसी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, तो शुरू होते हैं। जो सवाल आज आए थे एग्जाम में, सवाल एग्जामिनेशन में आया था कि वेगोत्स्की और जीन पियाजे बच्चों के सीखने की किस बात पे बल देते हैं। उन्होंने कुछ आंसर अपने तरीके से सेटअप करके दिया था। तो दोनों लोग बच्चों को सक्रिय कर रख के और समाज के साथ अंतःक्रिया करके बल देते हैं कि बच्चा जो सीखता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो सीखता है, उसी सीखने के आधार पे उन्होंने अपनी स्टेजेस बता रखी हैं। अगर जीन पियाजे की मैं बात करूं तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने बताया कि बच्चा कैसे कैसे सीखता है, अपने समाज से कैसे सीखता है, अपने आस पड़ोस से कैसे सीखता है, अपने अंगों के विकास से कैसे सीखता है। तो एग्जैक्ट में ये बता दूं तो वेगोत्स्की, जीन पियाजे, इन पे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इसका जरूर ध्यान रखिए, पढ़ के जाइए अच्छे से, एक एक पॉइंट्स डिटेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सक्करखोरा का घोंसला कैसा होता है। भाई, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये कराया था कि लटकता हुआ घोंसला होता है। और अभी मैं आगे आपको एक डिटेल क्वेश्चंस बता दूंगा कि किन पक्षियों का घोंसला कैसा होता है, उसकी डिटेल बता देंगे। लगभग हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घोंसला किस पक्षी का कैसा घोंसला होता है। अभी कल भी उन्होंने पूछा था, परसों भी पूछा था, तो वो चीज आप देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण में पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए आप कौन सी गतिविधि का चुनाव करेंगे। तो मतलब ये एक पेडागोजी का सवाल है ईवीएस का। तो देखिए, पर्यावरण में पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए आप कौन सी गतिविधि का चुनाव करेंगे। क्या आप लकड़ी का गट्ठर इकट्ठा करेंगे, बच्चों को पेड़ अपनाने के लिए कहेंगे। तो उसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन में दिया गया होगा, आप बच्चों को एक पेड़ अपनाने के लिए कहेंगे कि आप उस पेड़ के पास ले जाएंगे, उसको सारी डिटेल्स के बारे में बताएंगे वन में। ठीक है, कि भाई ये पेड़ है इस चीज का, ये इतना पुराना है, ये हमें ऑक्सीजन देता है। और अगर हम एक एक पेड़ लगाते हैं, कक्षा में सभी बच्चे पर्यावरण दिवस पे एक एक पेड़ लगाएंगे, तो हमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलेगी, हमें वर्षा होने में सहायता मिलेगी। तो बच्चों को सकारात्मक तरीके से आप कैसे पढ़ाएंगे क्लास में, वो चीज है। तो जो भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें जो सकारात्मक जवाब होगा वही आपको टिक करना था। ठीक है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, आप 4 ऑप्शन पढ़िए, उसमें आपके स्टेटमेंट पे जो सबसे नकारात्मक, अगर नकारात्मक पूछा है तो नकारात्मक फाइंड करिए, और सकारात्मक पूछा है तो सकारात्मक फाइंड करके उसको आंसर करिए। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। पेडागोजी के सवालों में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले सवालों पे। ठीक है, सवाल एग्जामिनेशन में आया, अनुवांशिकता संबंधी ए कौन सा प्रमुख होता है। ठीक है, ए, तो ये आंखों का रंग होता है। ठीक है, इस सवाल जो उन्होंने पूछा था उसका उस तरीके से बच्चे ने बताया, तो आंखों का रंग सही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एक गणित की कक्षा में बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाई देते हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि लड़कियां गणित में कमजोर हैं और लड़के गणित में अच्छे होते हैं। यह किस रूढ़वादिता को शो कर रहा है, किस रूढ़वादिता की तरफ प्रदर्शित कर रहा है। तो ये
पुरानी परंपरा और लिंग रूढ़िवादिता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एग्जामिनेशन में जो आपके ऑप्शन रहेंगे वो कुछ इसी तरीके के रहेंगे। लिंग रूढ़िवादिता और पुरानी परंपरा वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। पेडागोजी के सवाल आते हैं, आप गलत मत करिएगा। आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो एग्जामिनेशन में आप अपने क्वेश्चन को करेक्ट करके आएंगे। और पेडागोजी के सवाल आपको गलत करने भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक्स लगाना है, प्रैक्टिस करके जाइए। जो हमने प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, सवाल कैसे आ रहे हैं प्रीवियस पेपर देख के जाइए। आप 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आप एटलीस्ट 100+, 110+ अचीव करके आएंगे, ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखते हैं तो ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि एक बच्चा है जो मूर्त पदार्थों के आधार पर तर्क पर चिंतन कर सकता है, तो वह कौन सी अवस्था में है, ठीक है। तो अगर मैं मूर्त और अमूर्त के बारे में बात करूं तो मूर्त तो भौतिक रूप से वो चीजें होती हैं जिनको देखा या स्पर्श किया जा सकता है, और दूसरी ओर अमूर्त वो चीजें होती हैं जिन्हें न तो देखा जा सकता है न ही छुआ जा सकता है, बल्कि केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बच्चा जो मूर्त पदार्थों के आधार पर तर्क पर चिंतन कर सकता है तो वह कौन सी अवस्था है, तो जीन पियाजे के अनुसार वो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए। समावेशन के ऊपर एक प्रश्न आया था और आत्मसातीकरण के ऊपर आया था, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको देख के जाइएगा कि समावेशन और आत्मसातीकरण क्या है, ठीक है। समावेशन और आत्म देखिए, जो हमारे जीन पियाजे साहब थे उनकी संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं थी। उन्होंने बताया था स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन व साम्य धारण, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि जो एक बच्चा होता है वो स्कीमा बना लेता है। पहला स्कीमा कि ऐसी मानसिक संरचनाएं जो जैसे स्कीमा क्या है, एक अपने विचार में क्या कहते हैं कुछ वो बना लेता है, जैसे उसने अपने मोटर कार या खिलौने को इस स्कीमा से समझा जा सकता है। सिंपल अगर स्कीमा उसने बनाया तो ठीक है। दूसरा, उसके दिमाग में ऐसी कोई स्कीमा बन गई कि अंतरिक्ष का निर्माण कैसा हुआ होगा, तो वो एक स्कीमा हो गई, ठीक है। दूसरा, उन्होंने बताया था कि आत्मसातीकरण, ठीक है। आत्मसातीकरण उन्होंने कहा था कि वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुरानी स्कीमा में कर लेता है। कैसे कर लेता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आत्मसातीकरण, कल के वो क्या कहते हैं साइकिल चलाना सीखता है, ठीक है। तो साइकिल चलाने में वो अपने पैरों को मूव करेगा। जब उसने कभी ट्राई साइकिल सीखी होगी या मतलब बड़ी साइकिल सीखी होगी या छोटी साइकिल वो सीख रहा है, तो उसको पता है कि अपने पैरों के मूवमेंट से हमें साइकिल चलाना आएगा। तो उसको अगर पैरों का मूवमेंट आ रहा है तो अपने नई चीजों को सीखने में वो पुरानी चीजों के ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। तो जीन पियाजे ने यही बताया था कि दिस इज अ प्रोसेस जिसमें वो अपनी पूर्ण ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, ठीक है। नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था पियाजे साहब ने बताया था समायोजन के बारे में बताया था कि जिससे बालक नई सूचना के अनुसार समायोजन करता है, अर्थात इसमें स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बालक के सामने, बच्चों के सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका कोई अनुभव ही ना हुआ हो, तो उस तरह का संज्ञानात्मक संतुलन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है समायोजन करने लगता है, मतलब वो क्या करेगा आत्मसातीकरण भी करने लगेगा और समायोजन भी करने लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताने की बात करता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर बच्चा यह मानता है कि पानी की मात्रा में परिवर्तन केवल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक अलग रूप के बर्तन है, मतलब छोटे व चौड़े बर्तन से लंबे व अपेक्षाकृत में डाल दिया। जैसे अभी पिछली शिफ्ट में एक सवाल आया था, उन्होंने ये देखा था कि एक लंबे ग्लास
में पानी डाला गया और एक चौड़े ग्लास में पानी डाला गया, तो लंबे ग्लास में पानी डाला गया, चौड़े ग्लास में पानी डाला गया, और उसको क्या कहते हैं, कंपैरिजन करने के बारे में पूछा। तो बालक के दिमाग में स्थिति होगी, असमंजस में रहेगा कि ज्यादा पानी कहां से आया है, क्या वास्तव पानी की ज्यादा मात्रा उपलब्ध है। बच्चे इस असमंजस को तभी सुलझा सकते हैं जब उनके विचारों में उच्च क्षमता विकसित हो पाती है, ठीक है, और इस तरीके से उनके दिमाग में संज्ञानात्मक परिवर्तन आता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बच्चा अपने आत्मसातीकरण और समायोजन को क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेज में ले आके उसको कंपेयर करेगा। तो ये सवाल बहुत इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इनकी जो 4 स्टेजेस हैं उनको जरूर आप ध्यान देके जाइए। जैसे उन्होंने दिया है आत्मसातीकरण, समायोजन और, ठीक है, तो जीन पियाजे की जो इस स्कीमास के बारे में उन्होंने बताया है, तो उसको आप लोग अच्छे से करके जाइए, ठीक है। स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन और साम्यधारण, ठीक है। इसमें सवाल वो हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ठीक है। चलिए अगली सवाल पे चलते हैं। बाकी डिटेल में डिस्कशन में ज्यादा नहीं करूंगा, अभी आपको ये बताना मैं चाह रहा हूं कि सवाल कहां कहां से आए हैं। डिटेल सवाल के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस बना के। अब देखिए, ये सवाल आप लोग बहुत अच्छे से समझ आइए, आपके लिए मैं बहुत अच्छे से ये लेके आया हूं। क्वेश्चन पूछा गया कि कोयले के घोंसले, इंडियन रॉबिन के घोंसले, सनबर्ड के घोंसले कैसे बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट दे दिया गया और उनको, तो देखिए, इंडियन रॉबिन जो होती है ये घास, मुलायम टहनियों, जड़ों, ऊन, बालों, रुई के साथ पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। यह पत्थर के बीच अंडे देता है, पत्थर के बीच अंडे देता है इंडियन रॉबिन। कोयल यह अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ उन्हें सेता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोयल के बारे में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ उन्हें सेता है। कौवा अपने घोंसलों को एक पेड़ पर ऊंचा बनाता है और तार, लकड़ी, घास और टहनियों का उपयोग करके अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। अब गौरैया के बारे में, गौरैया और कबूतर, ये पक्षी आमतौर पर इमारतों में, जो पुरानी खंडहर इमारतें होती हैं या आपके छतों पे घोंसला बनाते हैं, अलमारी के शीर्ष पर, दर्पण के पीछे, शीशे के पीछे और एक वेंटिलेटर पे, तो इस तरीके से ये लोग अपना घोंसला बनाते हैं। और हर बार एग्जाम में, हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा अपना घोंसला कैसे बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखिए, इंडियन रॉबिन, कोयल, कौवा, गौरैया और कबूतर। और देखिए, अब जो आने वाले शिफ्ट में जो सवाल पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे, ये देखिए, यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। कहां से पूछे जाएंगे, यहां से पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा टेलर पक्षी, बार्बेट, डव, सनबर्ड और वीवर बर्ड ये अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। तो टेलर पक्षी यह पत्तियों की बुनाई और सिलाई करके अपना घोंसला बनाता है। यह एक झाड़ी पर पत्तियों को सिलाई करने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करता है और यह एक पत्ती की तरह अंडे देता है और उनसे बनाया है, ठीक है। तो टेलर पक्षी के बारे में आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। बार्बेट या कॉपर स्मिथ अपना घोंसला एक छेद या एक पेड़ के तने में बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको स्टेटमेंट देके आपको फंसा सकता है सवाल में, लेकिन आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आप राइट आंसर टिक करके आएंगे। डव, कबूतर पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटे या मेहंदी हेज में अपना घोंसला बनाते हैं। डव पक्षी के बारे में सवाल आया था, 21 तारीख को यह सवाल पूछा गया था, ठीक है। और वीवर बर्ड का सवाल 23 तारीख को पूछा गया था। अब सनबर्ड भी पूछ लेगा। सनबर्ड यह एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखाओं से लटका होता है। सनबर्ड, आज भी यह सवाल पूछा गया, यह एक घोंसला बनाता है जो छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखाओं से लटका होता है। यह घोंसला बालों, घास, टहनियों आदि से बनाया जाता है। और वीवर बर्ड, देखिए, इसको मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि नर वीवर बर्ड मादा के लिए अपना घोंसला बनाते हैं या अंडे देने के लिए मादा के लिए खूबसूरती से बना हुआ घोंसला बनाते हैं। देखिए, अपना कई घोंसला ये बना लेते हैं नरबर्ड, तो मादा ये डिसाइड करती है कि सबसे खूबसूरत घोंसला कौन सा है, वहीं जाके मादा अपना अंडा देती है। तो वीवर बर्ड के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये आपको गुजारिश करूंगा कि आप इन सवालों को पढ़ के जाइए, क्योंकि सीटेड आपसे ये क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में पूछ रहा है,
ठीक है, चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय बेकार ना करके। अगली सवाल, ठीक है, सवाल आपके साथ एग्जाम में आया कि कांसा क्या है। भाई कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है, तांबा और टिन का मिश्रण है। कैसे है? तांबा एक बहुत ही उपयोगी धातु है, परंतु कोमल लचीली होने के कारण यह सिक्के तथा अन्य वस्तुएं बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसे कठोर और संक्षारण रोधी बनाने के लिए इसमें टिन मिलाकर कांसा नामक धातु मिश्र धातु प्राप्त कर लेते हैं, जो काफी हार्ड होती है। तो ये सवाल आज के एग्जाम में आपसे पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल एडीएचडी के बारे में पूछा गया। भाई एडीएचडी के ऊपर सवाल आया, ये क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे का ध्यान भंग हो जाता है जनरली, ठीक है। और जो एडीएचडी होती है इज ए क्रोनिक डेबिलिएटिंग डिसऑर्डर विच में इंपैक्ट अपॉन मेनी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ इंक्लूडिंग एकेडमिक डिफिकल्टीज, सोशल स्किल्स प्रॉब्लम, स्ट्रेन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। तो ये क्या करते हैं, अगर आपको एडीएचडी की प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो जाती है तो किसी इंडिविजुअल को बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं वो, ठीक है। एकेडमिक्स में वो दिक्कत आएगी, समाज में अपना संतुलन बनाने में उसे दिक्कत आएगी, और माता पिता और बच्चे के व्यवहार जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें दिक्कत आएगी। तो एग्जामिनेशन में आपको एडीएचडी आज पूछा गया, कल वो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग गलती मत करिएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडीएचडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगले सवाल, जो अगला सवाल आपसे पूछा गया था एग्जाम में वो क्या पूछा गया था, ठीक है। इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भाई कन्नौज जिला प्रसिद्ध है। इत्र बहुत ज्यादा मात्रा में वहां बनाया जाता है और एक्सपोर्ट होता है बाहर कंट्रीज में, पूरे इंडिया में यहां से भेजा जाता है, गल्फ कंट्रीज में भी भेजा जाता है। अब देखिए अगला सवाल उन्होंने पूछा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा? भैया ये यूपी टेट का सवाल है, यूपी टेट में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के देखिए सवाल आया हुआ है। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा? हॉकबैन ने कहा था, बैकन, लॉक और डटन दिया गया था। तो आपको ये ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट का आया हुआ सवाल है। यूपी टेट के भी भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको जानकारी ये बढ़ जाएगी। जो लोग यूपी टेट की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और जिनका आने वाली शिफ्ट में पेपर है, तो पेडागोजी के सवाल आप वहां से उठा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अब देखिए पूछा गया झूम खेती कहां होती है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे 16 तारीख से उठा के 23 तारीख तक के सारे वीडियो उठा के देखिए, आप देखिए हर एक शिफ्ट में झूम खेती का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। अब झूम खेती के बारे में क्या है, झूम खेती कहां होती? कई लोग कहते हैं भाई सर आपने मेघालय बताया, आपने मिजोरम बताया, आपने मणिपुर बताया। भाई भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम खेती कहते हैं, ठीक है। ये एक स्थानांतरित खेती होती है। कौन सी खेती होती है? स्थानांतरित खेती होती है। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में झूम खेती को चेना कहते हैं, हिंदेशिया में लदांग और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। यह खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि झूम खेती के बारे में वो डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सेट में पूछ रहा है, ठीक है। ये एक स्थानांतरण कृषि, झूम खेती में क्या करते हैं वो 3 से 4 फसलें एक साथ लगा देते हैं, इसमें इसकी कटाई नहीं करते, वो जला देते हैं और ऐसा मानते हैं कि जलाने के बाद जो राख होगी वो खाद के रूप में अन्य फसलों में काम आएगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल में, वेरी इंपॉर्टेंट, झूम खेती इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाएंगे भाई? तो बच्चों को पर्यावरण स्थानिक से वैश्विक, वैश्विक से स्थानिक, अमूर्त से मूर्त, सामान्य से विशिष्ट। तो बच्चों को हम पर्यावरण ईवीएस स्थानिक से वैश्विक पढ़ाएंगे। ये 4 ऑप्शन आएंगे और आपको सही ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो आज के एग्जाम में पूछा गया कि कौन से राज्यों में 3 मीटर से 3.5 मीटर मजबूत बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं? अरे भाई
सीटेट 2021 जो जनवरी माह में एग्जाम हुआ, वहां पे ये डायरेक्ट वहां से ये सवाल उठाया गया और आप देखिए असम उसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं। और हम कितनी बार आपको क्लास में जो सवाल कराते हैं उसमें कितनी बार बताया, अपने पहले वीडियो में ये सवाल बताया था कि राज्य में 3 मीटर से 3.5 मीटर मजबूत बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं घर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से राज्य के घर किस तरह से बनाए जाते हैं ये आप जरूर देख के जाइए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए जो मैथमेटिक्स में, गणित में जो सवाल आए थे वो भिन्नों के योग पे आया था। ठीक है, भिन्नों के योग पे एक सवाल आया था। ठीक है, सवाल आया था तो अब कर लेंगे। पर्यावरण में ईवीएस में 3 चीजें जो हम सीखते हैं, इसके ऊपर एक प्रश्न आया था। देखिए पर्यावरण में जो हमारी मेन थीम पे सवाल आया था, चीजें जो हम सीखते हैं। ठीक है, ये हमारी मेन थीम है, इस पे एक ऑप्शन आया था। ये पिछले तीनों शिफ्ट में मेन थीम, सब थीम और लास्ट ईयर 2021, 2018, 19 आप देखिए हर साल एक कुछ सवाल पूछा गया कि ईवीएस की मेन थीम और सब थीम पे। अपने कल के लेक्चर में हमने आपको डिटेल बताया है कि ईवीएस की सब थीम क्या होती है और मेन थीम क्या होती है। ठीक है, देखिए अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में सवाल पूछ लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे पूछा। अब मैं आपको चीज बताता हूं कि देखिए अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होता क्या है। ठीक है, अपसारी चिंतन क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। अपसारी और अभिसारी ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। एक सरल शब्दों में कहा जाए कि अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। ठीक है, जैसे ईश्वर एक है, इस विषय पर चर्चा करने पर विभिन्न व्यक्तियों से हमें अलग अलग के विचार मिलेंगे और कहा जाए ईश्वर की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं कि ईश्वर प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, तो हर व्यक्ति अपने अलग अलग विचार देंगे और यह एक अपसारी चिंतन का उदाहरण होगा। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अपने विचारों को आप डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो होगा हमारा क्या होगा, अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग पे सवाल आज सवाल आया। यह एक ऐसा चिंतन है जिसे हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं और इसे ही हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वैसे तो बहुत साधन हम, परंतु मनुष्य के अंदर एक विचार आता है, भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। तो ये क्या हो गया, अभिसारी चिंतन हो गया। ठीक है, तो यहां से जो सवाल आया वो एग्जैक्ट ऑप्शन तो बच्चे ने नहीं बताया, लेकिन पूछा सर कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में सर सवाल आया और आपको आने वाली शिफ्टों में यहां से सवाल जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगली सवाल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाघ से संबंधित प्रश्न आया। बाघ से संबंधित कैसा प्रश्न आया कि कौन सा ऐसा जानवर जो चारों तरफ अपने कानों को घुमाकर सारी चीजें इकट्ठा करके बारीक से बारीक चीजें सुनता है, तो बाघ है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया बाघ पे और सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, जैसे वो स्लाथ पूछ रहा है और पांडा के बारे में पूछ रहा है, शेर के बारे में पूछ रहा है, तो ऐसे गौरैया के बारे में पूछ रहा है, मेमना के बारे में पूछ रहा है, हाथियों के बारे में पूछ रहा है, मधुमक्खी के बारे में पूछ रहा है। मधुमक्खी अपने छत्तों में नर मक्खी, मादा मक्खी, रानी मक्खी, कॉमर मक्खी, इनके बारे में पूछा। आज बाघ के बारे में पूछा, तो जानवरों के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। बाघ हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इस बारे में भी इस वजह से पूछा। टाइगर रिजर्व से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कल इन्होंने पूछा था कि जिम कॉर्बेट टाइगर अभयारण्य कहाँ है, उत्तराखंड में है। पर्यावरण में जल पिलाने के लिए छात्रों को क्षेत्र भ्रमण के लिए आप लेके जाएंगे, तो पर्यावरण में आप किस तत्वों का अनुसरण करेंगे। ऑप्शन तो नहीं बताया, लेकिन हमने अपने तरफ से ऑप्शन बना लिया, बावड़ी, जलाशय, कुआं, नदी। जो ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वही आप लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये सवाल जो आपके पूछे गए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए
इसका क्या आप निकाल लीजिए, मासा प निकाल लीजिए, ठीक है। छोटी से छोटी आप इसके फैक्टर्स करिए, और उसमें जो हमारे विषम संख्याओं के फैक्टर्स आते हैं, जैसे 2, 3, 7, 11, 13, जो हमारी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का जो फैक्टर आता है, ठीक है, छोटी संख्याएं लिखिए, विषम संख्याएं, ऑड नंबर के जो फैक्टर्स आते हैं वही डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। मैं विषम सम की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे डिविजिबल आप निकालिए जो जिनको डिवाइड ना किया जा सके, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके, तो वो आंसर आपसे एग्जाम में पूछा गया था। और एग्जाम में मैथमेटिक्स में ऐसे ही देखिए, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं, अगर इसके फैक्टर निकालता हूं, तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आते हैं वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है कि आप इनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए। तो देखिए, ये हमारा 2 एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, 3 एक हो गया, 5 एक हो गया, 7 एक हो गया। इनको आप अभाज्य नहीं कर सकते, ठीक है। 1 2 3 4 5, सी इज राइट आंसर। तो 27,720 के अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए मासापा करके, और इनका जो गुणनखंड आएगा उसमें देख लीजिए कि कौन से कितने ऐसे गुणनखंड हैं जिनको डिविजिबल नहीं किया जा सकता अभाज्य। तो 1 2 3 4 5, 5 इज राइट आंसर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक आंसर, ठीक है। चलिए, एक ट्रेन से प्रश्न आया था कि भाई ट्रेन हमारी कहाँ है, ट्रेन हमारी 4:15 पे चली, दूसरे दिन वो 20:15 पे पहुंची, टोटल 850 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ट्रेन की गति बताइए। अब आप देखिए ध्यान से। अब मैं इस सवाल को मैं हर बार आपको डेली करा रहा हूं, तो आप इसमें गलत नहीं करके आएंगे। 16:15 आज, जैसे मैं आज की बात बताऊं, ठीक है, 16:15 आज से अगले दिन 16:15 के बीच में कितना समय हुआ? आज अगर 16:15 पे ट्रेन चली और अगले दिन 16:15 पे कितना, 16:15 से 16:15 कितना हुआ? 24 घंटे, ठीक है। और 16:15 पे नहीं पहुंची, 20:15 पे पहुंची, भाई 4 घंटे और जोड़ दिया, कितना लगा? 28 घंटे, 16 4 20, उसको टोटल कितना लगा? 28 घंटे लगे। ट्रेन की गति बताइए जब उसकी डिस्टेंस जो है 850 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस इज इक्वल टू समय इंटू गति, गति और चाल एक होगी यहां पे, तो चाल क्या होगी? v, जो टोटल डिस्टेंस होगी उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? 895, कितना है? 895, और टाइम कितना है? 28। 895 को 28 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आए किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आएगा। अगर यही सवाल उन्होंने मीटर प्रति सेकंड में पूछ लिया तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप उसको बना लीजिए। यहां पे मुझे ऑप्शंस नहीं पता थे, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देखिए, इसका आंसर लगभग 34 किलोमीटर प्रति घंटा आया, ठीक है। इसका आंसर क्या आया? लगभग 34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चली, ठीक है, ठीक है। ये हमारा 850 डिवाइडेड बाई 28, लगभग 34 किलोमीटर घंटे की स्पीड से गाड़ी चली, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सवाल को बहुत आसानी तरीके से लगा लेना, टोटल समय निकाल लेना है, दूरी दे दिया है तो गति आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए, पूछ रहा है कि इनमें से
कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? इनमें से क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी भिन्न के बारे में पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बदला? सबसे बड़ी भिन्न के बारे में। सबसे बड़ी भिन्न के बारे में मैंने क्या बोला कि बहुत आसानी से आपको मैंने बताया कि आप सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बोला कि 6/5, 5/6, 7/8, 4/5। आपको करना क्या है? ठीक है, अंश को हर से घटाना है, जो डिफरेंस है अंश से डिवाइड कर देना है। जैसे 6/5 का जो डिफरेंस है, 6/5 का डिफरेंस क्या है? 1। अब अंश क्या है? उसको हमने डिवाइड कर दिया, एक डिफरेंस से डिवाइड कर दिया। 5 और 6 का डिफरेंस क्या है? 1, उसको मैंने अंश से डिवाइड कर दिया। अंश क्या है? 5 है, डिफरेंस क्या है? 1। 7 और 8 का डिफरेंस क्या है? 1, 7 को उससे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 और 5 का डिफरेंस क्या है? 1। अब 4 को मैंने उससे डिवाइड कर दिया। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। 6, 5, 7 और 4 में कौन बड़ा है? ये भिन्न बड़ी है। ठीक है, ये भिन्न बड़ी है, मतलब 7/8 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। आपको करना क्या है? 6 और 5 का डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस से भाग दे दीजिए किसमें? अंश में। मतलब न्यूमरेटर में आपको भाग दे देना है जो डिफरेंस है, न्यूमरेटर में भाग देने के बाद जो डिफरेंस है उससे भाग देना है, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको कंपेयर कर लीजिए, जो उसमें सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये ट्रिक आप ध्यान रखिए एग्जामिनेशन। और जो सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे छोटी भिन्न की अगर मैं बात करूं तो कौन सी भिन्न है? 4/5। ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है और ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। ध्यान रखिए, 7/8 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है और 4/5 हमारी सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, छोटी सी ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिए। बाकी ट्रेडिशनल तरीका तो वही है, आप सबको भाग दे दीजिए, जो सबसे शॉर्ट आए वो सबसे छोटी भिन्न है, जो सबसे बड़ी आए वो सबसे बड़ी भिन्न। ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर शिफ्ट में भिन्न पे सवाल पूछे जा रहा है। कभी इसकी माध्यिका पूछ रहा है, कभी माध्य पूछ रहा है, कभी छोटी पूछ रहा है, कभी बड़ी पूछ रहा है, कभी इनका समेशन पूछ रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से भिन्न की प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब मैं आपसे बता दूं कि नई शिक्षा नीति के ऊपर वो सवाल 2-3 दिन से पूछ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए किस क्लास तक 5 अनुभव के आधार पर। अब मैं आपको बताऊं कि जो नई शिक्षा नीति है, हमारी नई शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है हमारी, देखिए जो सवाल पूछा गया नई शिक्षा नीति के अनुसार, वो क्या पूछा गया? नई शिक्षा नीति से सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, पेपर ने गेयर शिफ्ट चेंज किए हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 में बताया गया है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी 5+3+3+4, जो पहले हम 10+2 के हिसाब से शिक्षा देते थे वो ऐसे होगी। पहले 5 वर्ष में उसकी फाउंडेशन स्टेज होगी, प्री प्राइमरी क्लास और क्लास 1-2 तक। ठीक है, पहले 5वें वर्ष तक प्री प्राइमरी क्लास और क्लास 1 और 2 तक उसकी फाउंडेशन स्टेज होगी, जिसको ठीक है। उसके बाद अगले 3 साल तक प्रिपरेटरी स्टेज होगी, जिसमें क्लास 3, 4, 5 होगा, जिसमें मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जाएगी बच्चे को, या तो रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगले जो 3 वर्ष हैं, अगले जो 3 वर्ष बच्चा जब क्लास 5 के बाद जाएगा, मिडिल स्टेज इसको बोलते हैं, वो क्लास 6, 7, 8 होगी। ठीक है, क्लास 6, 7, 8। और जब बच्चा 8 क्लास पास कर जाएगा तो अगले जो 4 वर्ष होंगे उनको 9, 10, 11 और 12। तो इस तरीके से 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ठीक है, आगे जो
आज क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों को मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाएगी वो किस स्टेज में दी जाएगी, तो फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और अपर जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें दी जाएगी। तो ये जो सवाल उठ के आया यहां से आया, और पूरी जो जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें अनुभव के आधार पर पढ़ाई पे विशेष बल दिया गया। और इसमें देखिए, और इन्होंने क्या बताया कि अगर आप आगे करते हैं 12th के बाद, अगर आप 1 वर्ष की पढ़ाई करते हैं, 12th के बाद अगर आप 1 वर्ष की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, 2 वर्ष की पढ़ाई करते हैं तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष की पढ़ाई करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी, और 4 वर्ष की पढ़ाई करते हैं तो रिसर्च ग्रेजुएशन डिग्री की आपको दी जाएगी। तो ये अनुभव के आधार पर पढ़ाई के बारे में नई शिक्षा नीति में ज्यादा बल दिया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर इसको पढ़ के जाइए। अगला सवाल वो पूछा कि दशमलव के जो मल्टीप्लिकेशन, दो दशमलव की संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाएगा तो उनको आप बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो ठीक है, तो ग्राफ पेपर की सहायता से समझाएंगे। भाई ग्राफ पेपर क्या होता है, ऐसे ऐसे उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स बने होते हैं, 2 एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब जैसे 2.3 है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये 2 बड़े खाने हैं, ये 2 बड़े खाने हैं, ठीक है, 1 और 2, और उसके बाद इसमें छोटे खाने हैं बहुत सारे। तो बच्चे को आप 2.3 के बारे में कैसे बताएंगे, आप बोलोगे बच्चे 2 बड़े खाने आप ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद 3 और खाने छोटे वाले ले लीजिए, 1 2 3। तो बच्चों को ग्राफ पेपर के सहायता से डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आप ज्यादा आसानी से समझा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया था कि एक आयत का क्षेत्रफल वो आपसे पूछ रहे थे, परिमाप के बारे में दिया गया था, ठीक है, और एक लेंथ दी गई थी। तो परिमाप क्या होता है, ये चारों जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं, ठीक है, और ये हमारी चौड़ाई होती है, ये लंबाई होती है, तो 2l+b लंबाई, और ये हमारा एरिया होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, मेरे पास एग्जैक्ट डिजिट नहीं है, बट जो भी सवाल दिया जाएगा वो आप आसानी से उसको कर लीजिएगा। हमने आपको कई सारे सवाल कराए हुए हैं, ठीक है। तो अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था, ठीक है, इतने ही सवाल बच्चों से पता चल पाए थे। और तो आप लोग जरूर इन सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इनको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। ये आज जो पढ़ाए गए क्वेश्चन है जिनका डिस्कशन हमने किया, इससे पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें 16 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर के ईवीएस और सीडीपी के मोस्टली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैथमेटिक्स की सवाल हम आपको लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो कल जिन बच्चों का एग्जाम है वो जरूर करके जाइए, अपनी एक स्ट्रेटजी बना के जाइए, टाइम को डिवाइड कर लीजिए। हिंदी में आपसे जो सवाल पूछा गया, हिंदी में आपसे जो सवाल पूछे गए, क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, सॉरी हम कुछ क्वेश्चंस भूल चुके थे। क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्यों के बारे में जो प्रश्न आया था कि राज्यों के बारे में आपको बताना है। तो भाई बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन से हैं, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी के बारे में मैं आपको एक बता दूं बात, ठीक है। बंगाल की खाड़ी ये जो है भारत का नक्शा है कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पे जो वे ऑफ बंगाल है, ठीक, ये वे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, यहाँ पे अरब, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी, ये वे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये वे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, तो बंगाल की खाड़ी होगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्यों के बारे में जो सवाल आया था उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत में बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। यह हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है। इसमें स्थित मुख्य बंदरगाहों में चेन्नई, चटगांव, कोलकाता, मोंगला, पारादीप, विशाखापट्टनम और यानगान है, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं तो आप देखिए
कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इस खाड़ी को महोदधि कहा गया है। मध्यकाल में इसे गंगा की खाड़ी कहा जाता है, जो कि गंगा नदी का ये वे ऑफ बंगाल गंगा सागर बोला जाता है। गंगा नदी यहीं आके हिंद जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बंगाल की खाड़ी का नाम मिला। ठीक है, यह खाड़ी त्रिभुजाकार है कि कैसी है, त्रिभुजाकार खाड़ी है, और जिसमें बांग्ला उत्तर में बांग्लादेश, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, पूर्व में म्यांमार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिम में अन्य राज्यों के भारतीय भूभाग तथा श्रीलंका स्थित है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल लगभग इतना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, जो सवाल आपसे पूछा गया कि इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, स्वर्णरेखा आदि कई नदियां इसमें विसर्जित हो जाती हैं। इस खाड़ी के तट पर तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इसी तट पर है, और भारत का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी यहीं पे स्थित है। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इसी के तट पर स्थित हैं। तो आपसे वो ऑप्शन में ये पूछा था कि बंगाल के खाड़ी के जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले समय में ये एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग उन्होंने दिया था और सवाल पूछा था। ठीक है, एक बड़े बिस्किट के पैकेट का माप यह है, इसमें बड़े पैकेट में कितने छोटे पैकेट आ सकते हैं। अब बच्चे ने हमें ये नहीं बताया कि छोटे पैकेट का जो माप है वो क्या होगा। ठीक है भाई, छोटे पैकेट का आप आयतन निकाल लेंगे और इनके आयतन के बराबर से डिवाइड कर देंगे। जो डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा, जैसे इसमें आएगा छोटे पैकेट का जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, जो आएगा उतने छोटे पैकेट आ सकते हैं। वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया। वेन हीले से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे कि वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन क्या था। ठीक है, एक वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए, 2 गुणे 2, 2 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, उसका जो एरिया है 4 है। ठीक है, अब मैं इसकी भुजा को 2 गुना कर देता हूं, 2 दूनी 4 कर दिया, इधर 4 कर दिया। चूंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा होता है, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 हो गया। 16 को मैं 4 से अगर डिवाइड कर दूं तो कितना हुआ, 4 गुना। अगर आप भुजा को 2 गुना करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर मैं भुजा को 3 गुना कर दूं तो एरिया क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं भुजा को 10 गुना कर दूं तो एरिया 100 गुना बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। स्थानीय मान और जाति मान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से प्रश्न पूछा गया था। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप उसको पढ़ के जाइएगा, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के जाइएगा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया पर्यावरण में अलग क्या है। पर्यावरण में क्या है, अलग क्या है। चाय बनाना, आटा गूंथना, तैरना, और एक कुछ था कंघी करना। ठीक है, कंघी करना। ठीक है, तो पर्यावरण में अलग क्या है भाई, चाय बना रहे हैं आप, पानी लगेगा, आटा गूंथ रहे हैं आप, पानी लगेगा, तैरना क्या है, ये भी पानी से संबंधित, कंघी करना आप पानी से नहीं। ये ऑप्शन में सवाल था, और ये आप इसको क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से करके जाइएगा। सवाल जो पूछा जाएगा उसका आंसर भी वही होता है। ठीक है, टीन खेती क्या है। टीन खेती बेसिक क्या है कि एक फसल उगाने की एक पद्धति है। इस प्रकार की खेती में जो बीज होता है उसको टीन में माप लेते हैं। बीज की मात्रा के अनुसार जमीन में वृद्धि या कमी की जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जाने वाली खेती को टीन खेती कहते हैं। अब टीन खेती में क्या है कि टीन खेती मुख्य रूप से मिजोरम में की जाती है। मिजोरम में जमीन को क्या किया जाता है, साझा माना जाता है,
तथा सभी लोगों को बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। ठीक है, टीन खेती में सभी को बारी बारी से उस पे खेती करने का मौका मिलता है। इसके लिए लॉटरी लगाई जाती है, सभी लोग टीन के हिसाब से बीज लेते हैं और उसी हिसाब से जमीन का बंटवारा होता है और टीन खेती की जाती है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, कौन सा जानवर अपने कानों को चारों तरफ हिलाकर अपने शिकार का पता चलता है? तो ये टाइगर है, बाघ है। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। नॉम चॉम्स्की से हिंदी भाषा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग ये जो सवाल जो है जरूर करके जाइए। हार्वर्ड गार्नर से बहुबुद्धि सिद्धांत से जो क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग करके जाइए, हर स्टेप में पूछा जा रहा है। नॉम चॉम्स्की से पूछा जा रहा है, थॉर्नडाइक से पूछा जा रहा है, स्किनर से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको करके जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछा गया, थॉर्नडाइक से पूछा गया, स्किनर से पूछा गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डिसलेक्सिया हमारी एक लर्निंग डिजीज है, रीडिंग लर्निंग डिजीज है, रीड करने में उसे दिक्कत होती है। तो ये सब हमने आपको कराया है, ये सवाल कई बार अपने टॉपिक्स में। नई शिक्षा नीति हमने करा दी है। बाल विकास की पेडागोजी थोड़ी कठिन थी। झारखंड से क्वेश्चन आया था। कार की स्पीड से क्वेश्चन आया था कि एक कार है वो एक्स स्पीड से जाती है और लौटते समय वो वाई स्पीड से जाती है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? अगर जाते समय स्पीड उसकी एक्स है और आते समय उसकी स्पीड वाई है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। या उसकी स्पीड आप निकाल लेंगे जाते समय और आते समय निकाल लेंगे। आते समय की जो स्पीड क्या होगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय हो जाएगी। जाने का दूरी बटे समय निकाल लीजिए, आने का दूरी बटे समय निकाल लीजिए, उसके बाद इस फार्मूले में रख दीजिए, एवरेज स्पीड आपको पता चल जाएगी अगर कार आने जाने की स्पीड थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हिंदी में इजी पैसेज था, पोएम पूछी गई थी। पेडागोजी का सवाल इजी थे, सम ऑफ 3 नंबर था। ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड सवाल थे, सीरीज के सवाल थे। इम्प्रॉपर फंक्शन से पूछा गया था, चतुर्भुज किसके विकर्णों 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं? आयत होता है। ठीक है, और पूछा गया था बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम होगा। ठीक है, और एक सवाल पूछा था कि ये सवाल पूछा था कि जर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक संबंधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पश्च परंपरागत अवस्था। यहाँ पे कानून और अन्य चीजों के बारे में नहीं सोचते वो, तो ये समाज की हमारी पश्च परंपरागत अवस्था होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी सवाल हमारे एग्जाम में आया था। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से सटे देश श्रीलंका और वर्मा। वर्ली चित्रकला किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, प्याज आलू अदरक क्या है? भाई तना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उनको गलती मत करिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईवीएस थीम। ठीक है, ईवीएस की थीम पे सवाल आया था, मेन थीम पे सवाल आया था। आज जो सवाल आया था वो ये था कि थिंग्स वी मेक एंड डू, इस पे सवाल उन्होंने एग्जाम में ऑप्शन बना के पूछा था। फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, ट्रेवल, शेल्टर, फूड। परिवार, मित्र, पानी, भोजन, आवास और यात्रा। ठीक है, ये हमारी सब मेन थीम्स हैं, तो इस पे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो आज का ये पेपर था। हम बीच वाले कुछ सेक्शंस को ध्यान